नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नेपाल में जो बाढ़ आई उसके पीछे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बाढ़ आई क्यों, कैसे, क्या है इसके पीछे की वजह, क्या है इनसाइड स्टोरी, मैं आपको बताऊंगी कट टू कट इस वीडियो में। साथ ही आपको कुछ तस्वीर मैं दिखाती हूं, कुछ मैप्स मैं आपको दिखाऊंगी, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि आखिर कहां से जो है झील के फटने के बाद कहां तक तबाही आई थी और कहां से कहां तक पूरा बाढ़ का पानी आया, कितना लॉस हुआ, कितने पुल जो है ध्वस्त हुए हैं और कितने लोग अभी लापता हैं। ताजा आंकड़े जो अभी तक सामने आए हैं, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। लगभग 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 1000 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि आंकड़े बढ़ जाएं आपके वीडियो देखने तक। और साथ ही 19 पुल बताए जा रहे हैं कि लगभग 19 पुल ऐसे हैं जो बाढ़ में डूब चुके हैं, टूट चुके हैं। करीब 40 किलोमीटर सड़कें और 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो चुके हैं। बाढ़ का पानी करीब 30 फीट तक ऊपर आ गया था। तेज बहाव में घर, गाड़ी, सरकारी ढांचे सब कुछ बह गए। आपको कुछ तस्वीरें देखने को भी मिली होंगी, मैं भी आपको दिखाती हूँ कुछ तस्वीर। लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले बाढ़ के पानी का रास्ता समझिए कि कहां से बाढ़ के पानी का रास्ता आया, कहां तक गया, कहां तक फैला। ये तो ये है, देखिए, तिब्बत का इलाका, ये है नेपाल और ये है भारत का बिहार, जो कि नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। आप इधर से देखिए लेहंदे नदी यहां पर, और फिर त्रिशूली नदी, ये सब कनेक्टेड है। गंडक बैराज, भारत में आते ही यही नदी गंडक के नाम से जानी जाती है। और यहां पर ये पॉइंट आप समझिए, और गोपालगंज, पटना, गंडक नदी का जो पूरा एरिया है वो यहां तक आता है। अब बाढ़ के आने के बाद की क्या तस्वीरें हैं वो भी आप देखिए। ये बाढ़ के आने के बाद की वो तस्वीर है जब ये सब कुछ बाढ़ में समा गया। जैसे ही पानी का फ्लो यहाँ पर आया, ये सब कुछ यहाँ से गायब हो चुका था। तो इतना खतरनाक ये बाढ़ था, आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ नजर आ रहे हैं और अचानक से सब पानी में डूब गए। सवाल ये भी उठता है कि लेहंदे नदी पर झील कैसे बनी और कैसे टूटी। तो सबसे पहले आप इसे समझिए। पहले तो ये कहा जा रहा है कि ग्लेशियर टूटा। ग्लेशियर के टूटने के बाद जो है नदी का बहाव रुका ही नहीं और बढ़ता ही चला गया। तो ग्लेशियर से बर्फ और पत्थरों का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिरा। ग्लेशियर से गिरे हुए मलबे से नदी का बहाव रुक गया और झील बन गई यहाँ पर। फिर उसके बाद झील में पानी बढ़ा। जब रास्ता बंद होने से पानी पीछे की तरफ जमा होता गया और अस्थायी झील का जलस्तर तेजी से बढ़ा। फिर उसके बाद दबाव से रुकावट हटी है। झील से ज्यादा पानी जमा होने से दबाव बढ़ा और रुकावट टूटकर हट गई। झील टूटने से बाढ़ आई और ये देखिए भोटे, कोशी, फिर त्रिशूली नदी में बाढ़ आ गई। जिसके बाद रसुआ जिले के तिमूरे और आसपास के जितने भी गांव इलाके थे वो सब प्रभावित हुए हैं। हुआ क्या था एग्जैक्टली ये आप इस तस्वीर के जरिए समझ पाएंगे। अब भूकंप, एवलांच, बाढ़ और फिर तबाही, कुछ इस तरह मंजर वहां पर ऐसा है। देखिए ये तिब्बत वाला एरिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन के बाद ये देखिए तिब्बत का एरिया, भूस्खलन, और उसके बाद भूस्खलन से बांध और झील जो है वो बना था। ये थुमान गांव है। बाढ़ और भूस्खलन से नुकसान भी हुआ है यहाँ पर और नेशनल हाईवे भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसके बाद मैं एक तस्वीर आपको और दिखाती हूँ। अब आप ये देखकर सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या है। आखिर इसमें तो भारत के राज्यों का जिक्र हो रहा है। तो ये मान लीजिए आप कि भले ही नेपाल में बाढ़ आया हो, लेकिन आज नहीं तो कल हमारे देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इस तरह के बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कौन से वो राज्य हैं, कुछ स्टडीज ये बताते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ने एक स्टडी की है। उनके स्टडी के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। यहाँ पर भी झील के टूटने की वजह से बताया यही जा रहा है, फटने की वजह से, कि बाढ़ जैसी स्थितियां बन सकती हैं। और इसीलिए हमेशा यहाँ पर जो है आप भले ही घूमने फिरने जाते होंगे, लेकिन कहा यही जाता है कि इस तरह के मौसम में बल्कि यहाँ जाने से आप बहुत ज्यादा बचिए, क्योंकि इस मौसम में सबसे ज्यादा खतरा रहता है। बाढ़ के आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये देखिए, इससे समझिए नेपाल, कुशीनगर, ये पूरे इलाके जो हैं आपके, ये भारत के इलाके हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर और महाराजगंज, ये गंडक बैराज है। बिहार से जुड़ा हुआ बगहा है ये, जहां खतरा मंडरा रहा है। रसुआ, ये नेपाल का इलाका है। काठमांडू नेपाल का इलाका है जहां पर खतरा मंडरा रहा है बाढ़ का। और तिब्बत से तो हुआ ही था। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर मैंने आपको दिखाया। बाढ़ के पानी का रास्ता भी आपको हमने दिखाया कि आखिर कैसे बाढ़ के पानी का रास्ता जो है आगे बढ़ता हुआ चला गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और मैप। इस मैप के जरिए मैं आपको बताऊंगी
कि आखिर कहां से पानी आया और कहां तक गया। ये देखिए, यहां से सैलाब आया था, तिब्बत से सैलाब आया और ये देखिए, ये पूरा बाढ़ का मंजर है। आप देखकर ही अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी तेज़ी से, मतलब 170 किलोमीटर प्रति रफ्तार से अगर आ रही है, प्रति घंटे की रफ्तार से बिहार बॉर्डर से सीधे। देखिए, ये बहुत भयानक मंजर रहा है। बोटेकोशी नेपाल, फिर त्रिशूली नदी, फिर गंडक नदी, नारायणी नदी जिसे कहा जाता है। किसी तरह नारायणी नदी ने जो है भटकाया है पानी के फ्लो को, तभी जाकर बिहार बहुत ज़्यादा बच पाया, वरना हो सकता था कि सीधे बिहार में ही घुस जाता ये पूरा बाढ़ का पानी। तो ये वो पूरा मंजर है, ये वो पूरा टाइमलाइन है जो हम आपको बता रहे हैं, जिसके बाद जो है अब नज़र बनी हुई है और लगातार भारत की तरफ से भी मदद की बात कही जा रही है। कई टन जो हैं वो खाने के सामग्री, जो मदद की सामग्री है, वो पहुंचाया जा चुका है नेपाल तक। नेपाल के प्रधानमंत्री से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर बात की है। उन्होंने बोला है कि हर संभव मदद दिया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है ताकि जो भी भारतीय नागरिक इस वक्त वहाँ पर हैं वो हेल्पलाइन नंबर के जरिए कॉन्टैक्ट करें और फिर जो भी मदद यहाँ से दी जा सकती है वो मदद दी जाएगी। तो कुल मिलाकर राहत बचाव कार्य जो है शुरू कर दिए गए हैं। और साथ ही आपको एक और बात बता देती हूँ मैं कि आपको ये याद होगा कि जब 2013 में केदारनाथ की त्रासदी आई थी तो उस वक्त भी ग्लेशियर से जुड़ी चोराबाड़ी ताल थी, वो चोराबाड़ी ताल थी जिसमें तबाही आई थी और 15-16 जून को भारी बारिश हुई थी। फिर 16 जून की शाम करीब 5 बजे पहली बड़ी बाढ़ आई थी। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है, सेम वैसे ही हमने नेपाल में भी देखा। और नेपाल में जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, इतना बड़ा डिजास्टर आया है, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर हमारे देश पर भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कुल मिलाकर मौसम विभाग की तरफ से नेपाल में आई बाढ़ के बाद कई ऐसे राज्य हैं जहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लगभग 26 राज्य ऐसे हैं जहां के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हेल्पलाइन नंबर, आपके राज्य का हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा। आप हेल्पलाइन नंबर जैसे ही सर्च करेंगे, आपको इस वीडियो के जरिए भी मैं शेयर कर दूंगी जो भी हेल्पलाइन नंबर है। लगातार ना सिर्फ नेपाल में सिर्फ भारतीय नागरिक या भारतीय पर्यटक गए हुए थे, बल्कि अलग अलग देशों के पर्यटक भी वहां पर गए हुए थे। और उन देशों के जितने भी मुखिया हैं, उन देशों के चीफ हैं, उन देशों की तरफ से लगातार नेपाल में बात करने की कोशिश जारी है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा रहा है। कई सारे ऐसे विमान हैं जो भारत की तरफ से नेपाल पहुंच चुके हैं, जो राहत सामग्री तो दे ही रहे हैं लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में भी डटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कैसे बादल फटा, कैसे यहाँ पर सभी कुछ जो है तबाही यहाँ देखने को मिली है, ये हमने आपको दिखाया। और साथ ही कहा यही जा रहा है कि ये मौसम ही ऐसा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो झीलें ऊपर बन जाती हैं छोटी छोटी, जब फ्लो ज़्यादा होने लगता है, जब किसी भी तरह की एक्टिविटी वहाँ पर होती है, तो फिर वो सीधे फट जाता है और सीधे जो निचले इलाके हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। और हम यही मनाएंगे कि जितने भी हमारी यही कामना है और हमारी यही ये विशेज़ है कि जितने भी लोगों ने अपनों को खोया है कि हम उनके साथ हैं और उनके सबसे ज़्यादा ज़रूरत के समय हम उनके साथ हैं। और साथ ही लगातार ट्वीट, सोशल मीडिया पर वीडियोस, फोटोज़ भी देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो हमें आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेपाल की इस डिज़ास्टर को लेकर जो सवाल लोगों के मन में था कि ये डिज़ास्टर हुआ कैसे, आया कैसे, एक कोशिश थी आपको वो समझाने की मैप के ज़रिए कि कहाँ से शुरू हुआ ये डिज़ास्टर और कहाँ ख़त्म हुआ। कॉमेंट कर ज़रूर बताइएगा।